नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। गुजरात के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हालात सामान्य, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल। सरकारी पैनल से पटेल आंदोलनकारियों की बातचीत सकारात्मक, अगले दौर की वार्ता जल्द। अंग्रेजों को गिफ्ट किया गया था कोहिनूर, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बयान। महेश शर्मा ने कहा, वापस लाने के लिए कदम नहीं उठाएगा संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के रुख का इंतजार। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए जल्द पाकिस्तान जाएगी एनआईए की टीम। भारत सरकार ने जताई उम्मीद, पाकिस्तान की तरफ से भी सकारात्मक संकेत। मराठवाड़ा के जालना में 5 साल से लगातार सूखा, इस साल 36 किसानों ने की आत्महत्या। राजस्थान के 19 जिले सूखा पीड़ित घोषित। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। और भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास। जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला। क्वालिफाइंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन। गुजरात में कल पटेल समुदाय की तरफ से बुलाए गए बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य होने के बाद धारा 144 भी हटा ली गई है और मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इस बीच सरकारी पैनल और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच कल गांधीनगर में हुई बातचीत सकारात्मक रही है। अगले दौर की वार्ता जल्द होने की उम्मीद है। सोमवार को गुजरात में पाटीदार आंदोलनकारियों की ओर से बुलाए गए बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद रखीं, तो कहीं लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। यहाँ से रास्ते में उतार दिए, अभी आगे जाएगा किधर? ड्राइवर तो उतर गए, बोला हम आगे नहीं सकता है। पब्लिक का सुविधा भी देखना मांगता है ना। फिर अभी हम पहुँचेगा कितना बजे और आज ही रिटर्न जाने का है। ये गीता मंदिर यहाँ हमारे गाड़ी स्टॉप कर दिया है। हमारे कड़ी जाने का था, हमको यहाँ रुका दिया है। अब सूचना मिलेगी कि अब तुम जाओ तब हम जाएंगे। वहीं पाटीदार आंदोलन को लेकर अब पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन का दावा है कि बंद की वजह से कुछ खास असर नहीं पड़ा। हालात अब पूरी तरह से काबू में हैं। जिला में यातायात सामान्य है, स्कूल कॉलेज सब खुले हैं, एग्जाम चालू हैं। कायदा व्यवस्था बनी रहे इसके लिए चापती नज़र पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की है और उसके लिए पूरी तैयारी है। आंदोलन के मसले पर कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदर्शनकारियों से बात करने की नसीहत दी है और एक बार फिर से उठे पटेल आरक्षण आंदोलन के धुएं को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री दौर की नाकामियों का नतीजा बताया है। पुलिस ने पहली बार पथराव किया, ये हमने पहली बार देखा और बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। ये पूरा मोदी मॉडल का फेलियर है। किसान के पास ना रोटी है और ना रोजगार, और किसान सड़कों पर है। तो क्या ये मोदी मॉडल की असली सच्चाई है? गुजरात के मेहसाणा में रविवार को पाटीदारों ने प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद आरक्षण की मांग और हार्दिक पटेल की रिहाई को लेकर रैली का आयोजन किया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई और धीरे धीरे आंदोलन ने हिंसा की शक्ल अख्तियार कर ली। इस हिंसा का असर सूरत में दिखाई दिया। हिंसा में कई लोग घायल भी हुए। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की, जिसे सोमवार सुबह हटा लिया गया। लेकिन हिंसा प्रभावित तमाम इलाकों में मोबाइल इंटरनेट को शाम तक बंद रखा गया और अभी भी इस पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने 12 अप्रैल को हंदवाड़ा में हुई गोलीबारी के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। 12 अप्रैल को हंदवाड़ा में फायरिंग की घटना में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच कश्मीर घाटी में करीब 1 हफ्ते से जारी तनाव के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। सोमवार को हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 3 घंटे के लिए ढील दी गई। इस दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की कोशिश की। कश्मीर के बाकी इलाकों में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पिछले कई दिनों से बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी लोगों से हालात बेहतर बनाने में मदद की अपील की है और दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिया है। जहां नाइंसाफी होगी वहां कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होगी, सजा दी जाएगी
और हम नौजवानों से ये गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से, उनके घर वालों से गुजारिश है कि हमें जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में मदद करें, ताकि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, ताकि जम्मू कश्मीर की जो बदहाली है उसको हम ठीक कर सकें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि पठानकोट आतंकवादी हमले की आगे की जांच के लिए उनका देश एनआईए की टीम के दौरे संबंधी भारत की अपील पर विचार कर सकता है। सोमवार को अजीज ने कहा कि अगर भारत अपील करता है तो हम देखेंगे। हालांकि एक दिन पहले ही एक शीर्ष पाकिस्तानी दूत ने इससे इनकार किया था। इधर दिल्ली में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम को अपने देश आने देगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि भारत कोहिनूर पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये न चोरी हुआ है और न ही जबरदस्ती ले जाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को लंबित रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये खारिज होती है तो कोहिनूर पर भारत का दावा कमजोर होगा। इधर संस्कृति राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि ये मामला आजादी से पहले का है और इस पर विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय ही कोई कदम उठा सकता है। जबकि कांग्रेस ने कहा कि कोहिनूर हीरे से भारतवासियों की भावनाएं जुड़ी हैं और इसे वापस लाने के प्रयास जारी रहने चाहिए। देखिए, कोहिनूर हीरा आजादी के पहले क्या विषय है। संस्कृति मंत्रालय की हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर आजादी के बाद की विषयों की हमारा मंत्रालय उस पर संज्ञान लेता है, और इस विषय पर अगर कभी कोई कॉल ली जाएगी तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या भारत सरकार उचित समय पर लेगी। उस पत्थर से हर भारतीय का भावनात्मक लगाव है। आ जाता तो अच्छा था। हमारी सरकारों ने भी कोशिश की। सरकार को कोशिश करनी चाहिए, सरकार को अपनी मंशा दर्शानी चाहिए कि हमारी इच्छा है, आ जाए तो हम सब स्वागत करेंगे उसका। बीजेपी ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर गलत बयानी और अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सोमवार को दिल्ली में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चिदम्बरम ने इशरत मामले में अपना फर्ज अदा नहीं किया। इधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपनी सरकार की नाकामियां लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम की वजह से आईबी और सीबीआई में टकराव हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे जांच एजेंसियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि चिदम्बरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया और वो राजनीतिक दबाव में काम कर रहे थे। उस समय का गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने जो काम किया है और जो फाइल में जो नोट दिया और आज सबके सामने में जो आया है, उससे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। और एक गृह मंत्री इस तरह का काम करेगा ये हमें कभी उम्मीद नहीं था। मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब को किसी तरीके से दबाव डाला होगा। इधर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा कि मूल मुद्दा फर्जी एनकाउंटर का है और बीजेपी इस बात से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी विफलताओं के चलते मुश्किलों में घिरी है। डाइवर्सिटी टैक्टिक्स से देश के मुद्दों पे बहस नहीं कर करके मैन्युफैक्चर्ड मुद्दों पे डिबेट कराने की बात हो रही है। जैसे जैसे देश के लोगों को ये समझ आएगी, मुद्दा डाइवर्ट होता जाएगा। बहुत धन्यवाद। इससे पहले बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया था कि चिदम्बरम ने कांग्रेस पार्टी के दबाव में इशरत के मामले में गलत हलफनामा दिया। बीजेपी का दावा है कि इशरत जहां मामले में खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नादिया में रैली की। दोनों रैलियों में उन्होंने केंद्र और राज्य की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर एक भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। तीसरे दौर के प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उद्योगों को लेकर केंद्र और राज्य की टीएमसी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस की मदद से ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, लेकिन सत्ता में आते ही ममता बनर्जी वादा भूल गई और युवा आज भी बेरोजगार हैं। ममता जी का वादा था कि बंगाल का युवा बंगाल में रोजगार पाएगा। ममता जी ने वायदा किया था कि बंगाल में फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ मुर्शिदाबाद में फैक्ट्री लगेगी, मगर एक फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने रैलियों में काले धन से लेकर किसानों के मुद्दे उठाए।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों की हालत सबसे दयनीय है। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि किसान को सही एमएसपी देंगे, बढ़ाकर किसान को एमएसपी देंगे, और वही मुश्किल यहाँ बंगाल में है। मुझे आप बताओ, ममता जी ने और मोदी जी ने बंगाल के किसान के लिए क्या किया? एक एक्शन मुझे बता दो। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और वाम दल की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बीड़ी मजदूरों को भी वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में ऑड इवन नियम तोड़ने वाले बीजेपी सांसद विजय गोयल को 3500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन गोयल नहीं माने। वहीं हफ्ते के पहले कामकाजी दिन स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को दिक्कतें भी हुई। बीजेपी सांसद विजय गोयल की धमकी के बाद परिवहन मंत्री गोपाल राय उन्हें मनाने पहुंचे। गोपाल राय ने विजय गोयल को गुलाब का फूल देकर नियम ना तोड़ने की गुजारिश की। लेकिन आप अगर वायलेट करेंगे तो बच्चों के मन पर ऐसा लगेगा कि यार हम लोग तो समझा रहे हैं सब। गोपाल जी, मैं ना ऑड इवन स्कीम के कभी भी खिलाफ हूं। लेकिन बीजेपी सांसद नहीं माने और समर्थकों की नारेबाजी के बीच ऑड नंबर की कार लेकर निकल पड़े। घर से निकलते ही उनका 3500 रुपए का चालान हो गया। ऑड इवन नियम तोड़ने के लिए उनसे 2000 रुपए लिए गए। वहीं इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के कारण 1500 रुपए उन्हें अलग से भरने पड़े। दिल्ली और देश की जनता को बताऊंगा कि कितना करोड़ रुपया फूका। रोज में अगली बार मेरे आंदोलन का तरीका अलग अलग होगा। विजय गोयल के आरोपों का जवाब गोपाल राय ने कुछ इस तरह से दिया। आज चाइना ने इस बात को कहा है कि दिल्ली से सीखो, बीजिंग में ऑड इवन लाओ, यहाँ हम फेल हो गए। तो मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, पूरे दिल्ली में लोग निवेदन कर रहे हैं, जो भी वायलेट कर रहा है, और मैंने यहाँ भी निवेदन किया है, मुझे उम्मीद है कि विजय गोयल जी इस पर विचार करें। 4 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को दफ्तर, स्कूल और दूसरे संस्थान एक साथ खुले तो ट्रैफिक का बोझ भी दिखा। ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को हुई। अब जिस दिन का हमारे गाड़ी का नंबर रहता है उस दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जिस दिन नंबर नहीं रहता उस दिन प्रॉब्लम होता है। या तो 2000 रुपये में चालान करा 2000 का, या तो फिर ऑटो लूँ या टैक्सी लूँ, यही प्रॉब्लम है। ऑड इवन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। शुक्रवार और शनिवार को 2300 चालान हुए, जबकि पिछली बार पहले 2 दिनों में महज 469 चालान ही हुए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारवाओं के पास पहुंची राज्यसभा टीवी की टीम। जारवाओं के साथ खास बातचीत। अंडमान की इस आदिम सभ्यता पर विशेष पेशकश। अंडमान के आदिवासी, जारवा जनजाति। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कल केंद्र सरकार से सफाई मांगी। कोर्ट ने जानना चाहा कि 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर केंद्र सरकार इतनी चिंतित क्यों है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की स्वतंत्रता में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला संवैधानिक शक्तियों की सुरक्षा के लिहाज से एक नजीर साबित होगा, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सदन में शक्ति परीक्षण को एकमात्र सही विकल्प बताया। वहीं केंद्र ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें संवैधानिक मशीनरी के नाकाम होने का जिक्र किया गया।
केंद्र सरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मसले पर कई बार रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, जिसमें राज्यपाल के पॉल की रिपोर्ट भी शामिल है। नैनीताल हाईकोर्ट में आज भी इस मामले पर सुनवाई होगी। मुंबई की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के खिलाफ किंगफिशर एयरलाइंस की याचिका खारिज करते हुए विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि माल्या ने IDBI से लिए 950 करोड़ रुपए के लोन की रकम से विदेश में संपत्ति नहीं खरीदी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि किंगफिशर कंपनी के अधिकारियों की तरफ से भी जांच में कोई खासी मदद नहीं मिल रही है। निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने कोर्ट को बंद लिफाफे में माल्या के विदेशी खातों से जुड़ी जानकारी भी सौंपी है। और अब बात गर्मी और सूखे की। राजस्थान के 19 जिलों को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया गया है। राज्य के 44,000 से ज्यादा गांव में करीब 17,000 में भारी जल संकट है। भीलवाड़ा में रेल के जरिए पानी भेजा जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के लिए 50-50 लाख रुपए जारी किए हैं। राज्य के 7 लाख हैंडपंपों को ठीक करने के लिए 421 टीमों को लगाया गया है। राज्य के 9 जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं मराठवाड़ा का जालना जिला इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है। 5 साल से लगातार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जिले के सभी 969 गांव सूखे की मार झेल रहे हैं। जालना महाराष्ट्र के जलापूर्ति मंत्री बबनराव लोणीकर का जिला है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग यहां खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। इस साल ही अब तक 36 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप में हाथों और सिर पर पानी का बर्तन लिए ये औरतें सरकारी नलों तक जाने में जितना पसीना बहा देती हैं, उन नलों से उतना पानी निकालने के लिए उन्हें घंटों मेहनत करनी पड़ रही है। जालना जिले के आनंदवाड़ी गांव के करीब 400 परिवारों की यही कहानी है। सूखे के चलते जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। आसपास के तालाब सूख गए हैं। कर्ज के बोझ तले दबे किसान अब पानी भी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। कर्ज है ना शेती का, क्रॉप लोन वगैरह, ये 2 साल से ऐसे दुष्काल होने के वास्ते कुछ शेतकरी के पास तो कोई भी नहीं। अभी शेतकरी को कोई चलने के वास्ते अब होना है तो क्रॉप लोन, वो खेती का वो जो कर्ज लिए वाला है ना, वो माफ करना चाहिए उन्होंने। जालना जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर परतूर तहसील के सभी गांव सबसे अधिक सूखे की चपेट में हैं। यहाँ के 90 गांव में टैंकरों से जो पानी पहुंच भी रहा है वो जरूरतों के हिसाब से नाकाफी है। इस नाते तमाम लोग जिंदा रहने को प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जमीनी स्तर पर बोले तो ये लगातार 3 साल से परतूर तहसील में अकाल की परिस्थिति है। किसान जो है उनकी माली हालत जो है, जो चाहिए वैसी उभारने की जो आवश्यकता थी, उभार तो नहीं रही। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अकाल राहत से निपटने के लिए उनकी ओर से सभी संभव उपाय किए गए हैं। अभी गाँव में जो है ये पानी देने के लिए हम टैंकर से जो है पानी दे रहे हैं। हमने एक प्लान बनाया जो लगभग जो है 50 करोड़ का है, तो उसमें पूरे गांव जो है लगभग 480 गांव में टैंकर से पानी दे रहे हैं। लातूर से करीब 200 किलोमीटर दूर जालना की तस्वीर भी किसी तरह से कम भयावह नहीं है। ऐसे में अगर तुरंत राहत के कदम नहीं उठाए जाते तो लोगों के पलायन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि महाराष्ट्र के जलापूर्ति मंत्री मराठवाड़ा के जालना इलाके से आते हैं, लेकिन यह पूरा इलाका भारी जल संकट से जूझ रहा है। सूखे से किसानों की कमर टूट गई है और अब तक जालना के 36 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ की दशाएं बेहद खराब है। कैमरा नारायण के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जालना।
और अब रुख कुछ और अहम खबरों का। भारत ने मॉस्को में रूस और चीन के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद से लड़ने के लिए कारगर नीति बनाने पर जोर दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले पर भी रूस और चीन से सहयोग बढ़ाने की बात कही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात में मसूद अजहर के मुद्दे को भी उठाया। मॉस्को में सोमवार को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के मसले पर बिना भेदभाव के इससे निपटने के लिए कदम उठाने की जरूरत बताई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन का नाम लिए बिना आतंकवाद के मसले पर दोहरे मानदंड से बचने की सलाह दी कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैंने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रभावी वैश्विक रणनीति तैयार किए जाने पर बल दिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र की एक अहम भूमिका है। इस संदर्भ में मैं अपने दोनों मित्रों विदेश मंत्री लावरोव और विदेश मंत्री वांग यी के साथ आगे कार्य करने की अपेक्षा रखती हूँ। इस मौके पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मसले को भी उठाया। विदेश मंत्री ने रूस और चीन से सुरक्षा परिषद के विस्तार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर मैंने पुनः रूस तथा चीन से आग्रह किया कि वे ये सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएं कि संयुक्त राष्ट्र में आईजीएन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़े। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता काफी दिनों से लंबित है और इस विसंगति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसके अंतर विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत और चीन आतंकवाद के शिकार हैं और इसके खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच इस मामले में एक दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमति बनी। इस महीने के शुरू में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उस प्रस्ताव को चीन ने वीटो किया था जिसमें मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की बात कही गई थी। बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इसके अलावा कई आपसी मुद्दों पर बात की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जापान में कल भूकंप के फिर तेज झटके महसूस किए गए। जापान में पिछले एक हफ्ते में तीसरा तेज भूकंप है। उधर शनिवार रात इक्वाडोर में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की तादाद 413 तक पहुंच गई है। ये पहली बार है जब 7 दिन में दुनिया के कई देशों में 8 बार तेज भूकंप आए हैं। शनिवार को आए भीषण भूकंप से जापान अभी उबर भी नहीं पाया था कि सोमवार को दक्षिण जापान एक बार फिर दहल उठा। 5.3 तीव्रता के भूकंप के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले रिंग ऑफ फायर में आने वाले जापान में भी गुरुवार और शनिवार को भूकंप के कई झटके आए थे। जापान के दक्षिणी इलाके कुमामोटो में शनिवार को 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 1000 लोग घायल हो गए थे। आने वाले दिनों में और भूकंप आने की आशंका के चलते लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। そうですね、もう想像はつきませんね。復旧がもう家なんかももうめちゃめちゃになってるし、これからどうするのかなって。でこれだけの人数ですから。जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि लापता लोगों की तलाश जारी है और पीड़ितों को पूरी मदद पहुंचाई जा रही है। 連絡が入ったとの報告を受けました。大変ありがたい申し出であり、速やかに具体的な輸送ニーズをですね、調整をし、整い次第直ちに実施したいと。 उधर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में शनिवार को 7.8 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। मांटा, पोर्तो विजो और ग्वाक्विल में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। राजधानी क्विटो में भी काफी नुकसान हुआ है। अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं। भूकंप के बाद बिजली और संचार सेवाएं ठप हैं। Caía tumbada en el piso y ahí yo que tuve que hacer, ponerme a llorar nada más porque de verme que me quedaba en la calle, me quedaba sin nada. पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। भूकंप का केंद्र म्यूजेन शहर से 27 किलोमीटर दूर जमीन में 19 किलोमीटर नीचे था। Pero por supuesto hay otras muchas connotaciones de una tragedia como la que hemos vivido. Ausencia de servicios básicos, falta de agua, vituallas, electricidad, etcétera. Todo eso estamos atendiendo. पिछले एक हफ्ते में म्यांमार, इंडोनेशिया, जापान
और अब इक्वाडोर में भूकंप के तेज झटकों के चलते भारी तबाही मची है। ये देश प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर इलाके में आते हैं। ये रिंग ऑफ फायर न्यूजीलैंड से लेकर जापान, अलास्का और उत्तर और दक्षिण अमेरिका तक है। 40,000 किलोमीटर में फैले इस इलाके में दुनिया के 90% भूकंप आते हैं और 75% सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी इलाके में स्थित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खेल के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर, दीपा कर्माकर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गई हैं। त्रिपुरा की 22 साल की दीपा ने ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में 52.698 अंक हासिल करके रियो का टिकट हासिल कर लिया। 52 साल बाद पहला मौका होगा जब भारत का कोई एथलीट ओलंपिक में जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा। इससे पहले भारत की तरफ से 11 पुरुष जिम्नास्ट ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। 1952 के ओलंपिक में 2, 1956 के ओलंपिक में 3 और 1964 के ओलंपिक में भारत के 6 एथलीट जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन 1964 के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय जिम्नास्टिक में मेडल की रेस में शामिल होगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। गुजरात के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हालात सामान्य, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल। सरकारी पैनल से पटेल आंदोलनकारियों की बातचीत सकारात्मक, अगले दौर की वार्ता जल्द। अंग्रेजों को गिफ्ट किया गया था कोहिनूर, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बयान। महेश शर्मा ने कहा वापस लाने के लिए कदम नहीं उठाएगा संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के रुख का इंतजार। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए जल्द पाकिस्तान जाएगी एनआईए की टीम। भारत सरकार ने जताई उम्मीद, पाकिस्तान की तरफ से भी सकारात्मक संकेत। मराठवाड़ा के जालना में 5 साल से लगातार सूखा, इस साल 36 किसानों ने की आत्महत्या। राजस्थान के 19 जिले सूखा पीड़ित घोषित। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। और भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास। जिम्नास्टिक में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला। क्वालिफाइंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।